नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक विभाग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों के सभी विवादों तक व्यापक होता है। यानी वे देश जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, उन देशों में किसी प्रकार का विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उन विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही लागू हो सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर गैर सदस्य राज्य जो हैं, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत पक्ष बनाया जा सकता है। अन्यथा यदि सामान्य प्रक्रिया के रूप में यदि हम देखें तो यूएनओ सदस्य राज्यों के विवादों की कार्यवाही पर अपने आप को सटीक रूप में न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ता है, और यदि सुरक्षा परिषद सिफारिश करे तो गैर सदस्य राज्यों के बारे में भी कार्यवाही कर सकता है या उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्ष बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों द्वारा संयुक्त रूप से 9 वर्ष के लिए किया जाता है। फॉर 9 years ओनली सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों अंग जो हैं यूएनओ के, वो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चयन करते हैं। न्यायाधीशों का एक कार्यकाल यानी 9 वर्ष की समाप्ति के बाद पुनः उन्हें निर्वाचित किए जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सदस्य न्यायाधीश जो हैं वो 9 वर्ष के उपरांत भी अपना चुनाव, यदि उनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चयन होता है तो वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। 15 स्थायी न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि आवश्यक होती है तो उसका भी प्रावधान है। लेकिन इन 15 स्थायी न्यायाधीशों के अलावा यदि किसी विवाद के समाधान की प्रक्रिया में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो विवाद की प्रक्रिया का समाधान होने पर, न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने पर वो अस्थायी सदस्य भी मुक्त हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई राज्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर गैर सदस्य राज्य को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पक्ष बनाया गया है, तो विवादग्रस्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कई बार न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति होती है। या सदस्य देशों में भी अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद में विवादग्रस्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। लेकिन ये अपने नाम के अनुरूप पूर्णतः अस्थायी होते हैं और संबंधित विवाद की न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत ये भी इनकी जो सदस्यता है अस्थायी वो समाप्त हो जाती है। निर्णय लेकिन जब भी कोई लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो जो 15 स्थायी न्यायाधीश हैं, सिर्फ उन्हीं का मत या राय जो है वो गणना में आती है। अस्थायी न्यायाधीशों के मत की गणना नहीं होती, उनकी राय जो है वो निर्णायक नहीं होती। गणपूर्ति 15 में से 9 सदस्य हैं, लेकिन निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाता है। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं हो सकती। तो इस प्रकार एक बहुत मजबूत संगठन के रूप में, व्यवस्थित संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी न्यायाधीशों की 15 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया जाता है। अब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करें तो सबसे पहला है ऐच्छिक या वॉलेंट्री क्षेत्राधिकार।
इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचार के लिए प्रस्तुत करें। सदस्य राज्यों द्वारा किसी विवादग्रस्त विषय को जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐच्छिक रूप से उस पर विचार कर सकता है। दूसरा जो अधिकार क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो है अनिवार्य क्षेत्राधिकार, ऑब्लिगेटरी। इसके अंतर्गत इसे वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार के रूप में कहा जाता है। राज्य जो हैं वो स्वयं घोषणा करके कुछ विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वयं स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विवाद से संबंधित कोई विषय है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित या उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई विवाद है, तो उन सब का समाधान अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यूएनओ के अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो अधिकार क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो होता है परामर्शदात्री या एडवाइजरी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, जिसमें महासभा और सुरक्षा परिषद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसले पर विषय पर कानूनी नजरिए से, कानूनी आधार पर, कानूनी विषय वस्तु के रूप में परामर्श या सलाह देने का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कर सकता है। और साथ ही साथ यूएनओ के जो अन्य अंग हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद या अन्य सचिवालय आदि, तो वे भी आवश्यकता अनुसार विधिक और न्यायिक क्षेत्र की सलाह या परामर्श संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले से एक लिखित आवेदन कि कौन सा विभाग किस प्रकार की सलाह या राय की अपेक्षा करता है, उससे संबंधित विषय का निर्धारण करके एक लिखित आवेदन के रूप में यूएनओ के जो अन्य अंग हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक न्यायिक और विधिक इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित जो मसले, जो विषय हल होने के लिए या परामर्श के संबंध में निर्धारित किए जाते हैं, उन सब के बारे में विचार करने का अधिकार रखता है। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों के समाधान में एक प्रमुख न्यायिक इकाई या सक्रिय इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ का एक और अंतिम अंग होता है जिसे हम सचिवालय कहते हैं। सचिवालय जो है वो यूएनओ का एक प्रकार का ऑफिस है, कार्यालय है, जिसमें एक महासचिव और यूएनओ के अन्य कार्यों का संपादन करने के लिए आवश्यक कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति सचिवालय में की जाती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद और की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति में यूएनओ के समस्त सदस्यों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक प्रकार से सक्रियता होती है या भागीदारी होती है। महासचिव यूएनओ का एक प्रमुख अधिशासी अधिकारी माना जाता है। यूएनओ का सर्वेसर्वा, यूएनओ का अधिशासी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो महासचिव कहलाता है। कर्मचारियों की भर्ती जो है, अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती या नियुक्ति महासचिव के द्वारा
यूएनओ के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है और इस नियुक्ति में यथासंभव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो अधिकाधिक भौगोलिक आधार पर नियुक्त किए जाएं, ताकि बहुत व्यापक क्षेत्र के आधार पर यूएनओ में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। प्रशासनिक और अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है वो अनेक विभागों में विभक्त होता है और महासचिव की सहायता के लिए एक कार्यकारी सहायक और एक तकनीकी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। महासचिव को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए 7 अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति होती है। ये 7 अतिरिक्त सचिव अलग अलग स्तर पर विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित जो विषय हैं उन पर विचार करके और महासचिव को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में और जेनेवा में, लेकिन इसके कर्मचारी विश्व के कई भागों में अलग अलग कार्यरत होते हैं। सचिवालय का मुख्य काम होता है जब यूएनओ का अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में अपनी सेवाएं देना, यूएनओ को सचिवालय या कार्यालय की सेवाएं प्रदान करना, बैठकों का आयोजन और उसकी व्यवस्था करना, सूचनाएं एकत्रित करना और उन सूचनाओं को यथासंभव जो संबंधित विभाग हैं वहाँ तक पहुँचा करके यूएनओ की कार्यवाही को सुगम बनाना या यूएनओ की कार्यवाही को सरल और सहज बनाने का प्रयास इस ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिव है, महासचिव है, उसकी स्थिति और कार्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन के एक प्रमुख की भूमिका के रूप में निर्धारित होती है। महासचिव की स्थिति और कार्यों का यदि हम अवलोकन करें तो विवादग्रस्त और संकटकालीन विषयों पर विचार करने का कार्य महासचिव करता है। इन प्रत्यक्ष रूप में वो महासचिव जितने भी विवादग्रस्त विषय हैं उनकी तरफ सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है और सुरक्षा परिषद को सक्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है ताकि विवादग्रस्त विषय का समाधान या उसकी प्रक्रिया निर्धारित हो सके। इसके अतिरिक्त महासचिव जो है वो यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिशासी अधिकारी होता है। महासभा के समक्ष वो संयुक्त राष्ट्र संगठन का वार्षिक लेखा जोखा प्रतिवेदन के रूप में, रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। संघ के कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग की नियुक्ति करता है। विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां महासचिव के द्वारा यूएनओ में की जाती हैं। इसी प्रकार यूएनओ के चार्टर में अनुच्छेद 99 के अनुसार महासचिव की शक्तियों का कुछ और विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 99 के अनुसार किसी विवाद को सुरक्षा परिषद की अस्थायी कार्यसूची में शामिल करने का कार्य महासचिव कर सकता है। इसी प्रकार राजनीतिक प्रकार के जो निर्णय हैं वो निर्णय महासचिव लेता है। राजनीतिक परिणाम जो निकलने की संभावना है उस प्रकार के जो विषय हैं उन्हें आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के जो विषय हैं उन विषयों को सुरक्षा परिषद के सामने प्रस्तुत करता है। जिन घटनाओं के राजनीतिक परिणाम निकल सकते हैं उन घटनाओं को सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। शक्ति प्रयोग से पहले आवश्यक जांच पड़ताल जो है वो भी महासचिव के द्वारा पूर्ण की जाती है। इसी प्रकार
यूएनओ द्वारा सौंपे गए दायित्व की पूर्ति के लिए कर्तव्य निर्वाह हेतु आवश्यक घोषणाएं करना, सुझाव रखना, सुरक्षा परिषद के विचारार्थ प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संगठन में जितने भी अंतिम निर्णय हैं सुरक्षा परिषद की राय से या सुरक्षा परिषद के निर्णय से होते हैं। तो इसलिए महासचिव जो है वो आवश्यक घोषणाएं और सुझाव सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, विचारार्थ प्रारूप बना करके उसको प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व जनमत या विश्व लोकमत को संबोधित करना, सार्वजनिक भाषण देना, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दायित्व में यूएनओ की भूमिका को स्पष्ट करना संबोधन के माध्यम से, ये भी महासचिव की शक्तियों में शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव आवश्यक होने पर शांति के लिए अपील भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है। तो वो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है महासचिव। इसलिए यूएनओ की गतिविधियों के वास्तविक निर्धारण में महासचिव एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, एक अधिशासी अधिकारी के रूप में यूएनओ को एकल नेतृत्व प्रदान करने वाले एक सक्षम और कुशल अधिकारी के रूप में यूएनओ की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी और उसके संविधान की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होता है। धन्यवाद।